हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदिनी आईएएस। आप सभी लोगों का नंदिनी आईएएस के इस डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी लोग अपनी एग्जाम के अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारा प्रीलिम्स एग्जाम आईएएस का 25 मई 2025 को है। अब इसके दिन बहुत कम बचे हुए हैं, दिन प्रतिदिन दिन कम होते जा रहे हैं। इसीलिए हम आपके लिए आपके करंट अफेयर्स की जो भी प्रॉब्लम आप समझते हैं उसके अनुसार हम आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से लाए हैं और आपको ये वीडियो डेली मिल रही है, आगे भी मिलेगी। तो दोस्तों, इसमें हमारी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो हम पढ़ेंगे। उन खबरों को पढ़ने के बाद आप सभी लोग इस पर बेस्ड एमसीक्यू करेंगे। उसके बाद फिर आप जो वन लाइनर मतलब एक लाइन के जो क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्लास चाहे आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो या कोई अन्य एग्जाम दे रहे हो, आपके सभी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने इस नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की पहली खबर। अब देखिए, हम जो चीजें लेके आते हैं, देखिए इंटरनेशनल न्यूज हो गया, नेशनल अफेयर्स हो गया, बैंकिंग न्यूज, अवार्ड न्यूज, डिफेंस न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, साइंस टेक न्यूज, ये खबरें हम आपके लेके आते हैं जो आपकी हर एग्जाम के लिए उपयोगी हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहली खबर है, देखिए चक्रवात अल्फ्रेड। ये चक्रवात अल्फ्रेड कहां पर है? देखिए, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है और इसके पूर्वी तट पर ये देखेंगे ये चक्रवात अल्फ्रेड बनके आ रहा है। और ये कहा गया कि ये चक्रवात है, ये अभी तक के 50 वर्षों में आप देखेंगे, अभी तक के 50 साल के वर्षों में सबसे खतरनाक यही चक्रवात माना गया है। तो हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं और ये किस जगह पर किस नाम से जाना जाता है हम ये भी पढ़ेंगे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, ये तट है यहां पर, पूर्वी तट पर चक्रवात अल्फ्रेड टकराने वाला है। मतलब ये चक्रवात इस तट पर यहां टकराने वाला है। यह तूफान पिछले 50 साल में इस क्षेत्र के सबसे ज्यादा खतरनाक चक्रवातों में से एक है। मतलब 50 सालों में जो भी चक्रवात आए हैं खतरनाक से खतरनाक, उनमें से सबसे अधिक खतरनाक यह है अल्फ्रेड चक्रवात। अब हम इसके बारे में थोड़ा और डीप जान लेते हैं, थोड़ा और जानकारी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के मौसम विज्ञान ब्यूरो के मुताबिक चक्रवात ने पहली ही तट के इलाकों में खतरनाक लहरें पैदा कर दी हैं। देखिए, इसने जो ऑस्ट्रेलिया के जो मौसम विज्ञान ब्यूरो विभाग है, तो इसने बताया है कि चक्रवात ने पहले ही तट के इलाकों में खतरनाक लहरें पैदा कर दी हैं, मतलब पैदा कर रहा है। और गोल्ड कोस्ट पर 12 मीटर की रिकॉर्ड ऊंचाई वाली लहर देखी गई है। जो गोल्ड कोस्ट है यानी तट है ये, इस पर 12 मीटर ऊंची लहर देखी गई है। चक्रवात, इसकी मुख्य विशेषताओं में तेज हवाएं और भारी वर्षा होती है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, जिन लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा है तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि जो चक्रवात में हवाएं तेज होती है और बारिश होती है, भारी बारिश होती है। अब देखिए, इसके उत्पत्ति के आधार पर इनके नाम, अब देखिए कहां कहां किस सागर में किस नाम से इसको जानते हैं। तो चीन सागर और प्रशांत महासागर में इसे टाइफून के नाम से जानते हैं। कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर में इसे हरिकेन के नाम से जानते हैं। पश्चिमी अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे टोर्नाडो के नाम से जानते हैं। उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में विलीज के नाम से जानते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जानते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जानते हैं। नोट में आप देखेंगे कि इन सभी प्रकार के तूफानों का वैज्ञानिक नाम उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इनका वैज्ञानिक नाम क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में 8 अंश अक्षांश से 15 अंश अक्षांश के मध्य महासागर की सतह पर होती है। अब ये 8 अंश और ये 15 अंश अक्षांश के मध्य क्या मतलब है? तो देखिए, हम आपको बताते हैं थोड़ा। देखिए, ग्लोब है हमारा और हमारी ये भूमध्य रेखा, और 23.5 पे क्या है हमारी कर्क रेखा उत्तराक्षांश, और 23.5 डिग्री पर दक्षिणाक्षांश पे क्या है हमारी मकर रेखा।
तो यहाँ से देखिए 0 है, या यहाँ से लेके 8 से लेके 15 है यहाँ तक, यहाँ 8 से लेके यहाँ 15 है, इतने बीच में यहाँ पर ये चक्रवात दोनों साइड पाया जाता है, जहां जहां महासागर सतह है वहां पर। तो ये बात उन्होंने कह दी है। अब देखिए इन सभी प्रकार के तूफानों का वैज्ञानिक नाम क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जो सभी बता दिया। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा वामावर्त, उत्तरी गोलार्ध में इधर इधर दिशा कौन सी होती है हमारी? वामावर्त, वामावर्त। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? दक्षिणावर्त। ठीक है, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। ठीक, तो उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिणावर्त होती है। निर्माण के कारक आप देखेंगे 27 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक का सतत समुद्री तापमान आवश्यक है, तब चक्रवात का निर्माण होता है। तो चक्रवात कहां पर बनते हैं? महासागरों में बनते हैं, और महासागर के जल का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा तब वहां पर चक्रवात बनेंगे। मध्य क्षोभ मंडल में उच्च नमी हो, जो आपका क्षोभ मंडल है तो मध्य क्षोभ मंडल में नमी उच्च हो तब बनेगा ये। हवा की औसत गति लगभग 120 किलोमीटर से लेके 120 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति होती है, और कोरियोलिस बल की उत्पत्ति, मतलब ये कोरियोलिस बल की उपस्थिति इसमें उपस्थित होती है, तब ये चक्रवात का निर्माण होता है। अब हमारी नेक्स्ट खबर है, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जयमाल्या बागची की नियुक्ति। तो देखिए ये बात कलकत्ता की है ना, कलकत्ता हाईकोर्ट की। देखिए इनको आप देख रहे होंगे, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम, कोलेजियम तो आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं तो अभी हम बता देंगे। देखिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस जयमाल्या बागची को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति देने की सिफारिश की है। किसके? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति देने की क्या की है? सिफारिश की है, जो सुप्रीम कोर्ट की जो कोलेजियम है, इस कोलेजियम ने। अब देखिए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले 5 सदस्यीय कोलेजियम ने यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया। ठीक है, मतलब सभी लोगों ने, मतलब जो भी इसमें कोलेजियम में जो जज उपस्थित थे, इन सभी के निर्णय से ये, इन सभी के मत के निर्णय से ये निर्णय हुआ है। अब देखिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व 18 जुलाई 2013 के जस्टिस अल्तमस कबीर के सेवानिवृत्त होने के बाद, किसके? जस्टिस अल्तमस कबीर के सेवानिवृत्ति होने के बाद, मतलब इनके रिटायरमेंट होने के बाद से कलकत्ता हाई कोर्ट से कोई भी न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं बने हैं। यह बात है। अगली बात क्या है? देखिए वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की बेंच में, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की बेंच में कलकत्ता हाई कोर्ट का केवल एक प्रतिनिधित्व है। कितना है? एक है। जजों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली द्वारा होती है। किससे होती है? कोलेजियम प्रणाली। कोलेजियम प्रणाली की स्थापना उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से होती है। ठीक है, अब देखिए प्रथम न्यायाधीश मामला 1981। तो प्रथम न्यायाधीश मामला 1981 से आप लोग पढ़ते हैं, तो हम उसका, जिसने आप लोगों ने पढ़ा है इसको, तो हम इसका थोड़ा रिवीजन कर दे रहे हैं। देखिए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई अनुशंसा को राष्ट्रपति ठोस कारणों के आधार पर अस्वीकार कर सकते हैं, यह कहा गया। तो इसको राष्ट्रपति अस्वीकार भी कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा न्यायाधीश मामला 1993। जजों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा मुख्य न्यायाधीश की व्यक्तिगत राय से नहीं होगी। दूसरी बात यह है, तो इसमें मुख्य न्यायाधीश की व्यक्तिगत राय नहीं होगी, इसमें पूर्व कोलेजियम की बात होगी इसमें, है ना। यह था दूसरा मुख्य न्यायाधीश मामला 1993 के बाद। उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेने के बाद भेजी जाएगी। इस अनुशंसा पर कार्यपालिका अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकती है। जो कार्यपालिका क्या करेगी? अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकती है। तीसरा न्यायाधीश मामला 1998। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले में अनुशंसा करने से पहले उच्चतम न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम जजों से परामर्श करना होगा। तो ये हमारी सारी बात रही, ठीक है, कोलेजियम की। अब देखिए उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती है। किसके आधार पर? वरिष्ठता का, मतलब जो सबसे बड़ा सीनियर होगा उसकी नियुक्ति की सलाह पहले दी जाएगी, ये बात है। अब देखिए, उच्चतम न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम जजों से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजता है। कौन? मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। यदि 5 में से 2 न्यायाधीश किसी व्यक्ति की नियुक्ति का विरोध करेंगे तो उसके नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को नहीं भेजी जाएगी। अगर 5 लोग हैं कोलेजियम में, अगर उसमें से 2 व्यक्ति अगर जिसका नाम दे रहा है अगर उस नाम पे संतुष्ट नहीं है तो फिर वो जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो उस रिपोर्ट को आगे नहीं भेजेंगे। नोट में लिखा है सभी न्यायाधीशों की सलाह लिखित रूप में होनी चाहिए, मौखिक नहीं। जो सलाह है किसके रूप में? लिखित रूप में हो। तो ये जो राष्ट्रपति की जो सिफारिश है ना, तो ये राष्ट्रपति को सिफारिश से अगर 2 व्यक्ति मना कर देते हैं, 2 जज मना कर देते हैं कि नहीं इनकी सिफारिश मत करो, तो फिर वो सिफारिश राष्ट्रपति के पास नहीं भेजी जाएगी। अब हमारी अगली खबर है क्या? देखिए, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल संयंत्र यानी प्लांट, ये आपके कहां पर है भाई साहब? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि अभी हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की यूज कर रहे हैं और हमें चाहिए बैटरियाँ। भाई हम फ़ोन यूज कर रहे हैं, हम या लैपटॉप यूज कर रहे हैं या कोई भी यूज कर रहे हैं, तो हमें बैटरी चाहिए चलाने के लिए। तो बैटरी से संबंधित है जो आपकी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, अन्य एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दोस्तों हमारे सेशन को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, दोस्तों में इसको भेजें, वीडियो को लाइक करें और इस नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप शुरू करते हैं अपनी तीसरी खबर, मतलब तीसरा टॉपिक। देखिए, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल संयंत्र सोलन में स्थापित होगा। कहां पर? सोलन में स्थापित होगा। और इस सोलन कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी नालागढ़ क्षेत्र में भारत की पहली एकीकृत विनिर्माण सुविधा स्थापित की जाएगी। ठीक है। अब हम चलते हैं, इसका नाम थोड़ा और जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसे। इसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल का उत्पादन होगा। नोट, हिमाचल सरकार और मैसर्स से इंजीनियरिंग डिवाइसेस लिमिटेड के बीच 5 मार्च 2025 को शिमला में यह समझौता हुआ। इस परियोजना में 1400 करोड़ का निवेश होगा। जो ये परियोजना आपके फार्मास्यूटिकल्स मतलब मेडिकल से संबंधित है ना। अब देखिए, एपीआई संयंत्र और ग्रीन हाइड्रोजन की भूमिका संयंत्र में यानी प्लांट में सरक्यू है ना, सक्रिय फार्मास्यूटिकल्स घटक एपीआई का उत्पादन होगा जो दवाओं में सक्रिय तत्व है। इस दवाओं में सक्रिय तत्व है। तो आप देखेंगे संयंत्र को ग्रीन हाइड्रोजन से ऊर्जा मिलेगी। किससे मिलेगी? ग्रीन हाइड्रोजन से ऊर्जा मिलेगी, जिसके लिए शुरुआत में 20 मेगावाट का पावर लगेगा, जिसे 50 मेगावाट तक बढ़ाया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन जल के इलेक्ट्रोसिस से उत्पन्न होगा और इसके लिए सौर पवन और जल ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, अब इसमें आप देखेंगे सौर ऊर्जा है ना, सौर पवन और जल ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। दूसरी पीढ़ी 2G इथेनॉल उत्पादन, भारत सरकार ने 2025-26 तक 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब यह है कि अब इथेनॉल और पेट्रोल में 20% मिलेगा। शुरुआत में इथेनॉल गन्ने के रस से बनता था, शुरुआत में जो इथेनॉल किससे बनता था? गन्ने के रस से। लेकिन अब चावल, गेहूं का भूसा, गन्ने का कचरा, कपास के डंठल इत्यादि से इसका उत्पादन हो रहा है, इसका इथेनॉल 2G का। तो सरकार 2G इथेनॉल संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी वन योजना चला रही है। ठीक है। तो सरकार इसके लिए प्रधानमंत्री जीवन योजना चल रही है, आप देख सकते हैं। अगली खबर हमारी है, पहला सूर्य वेदनम उत्सव का बिहार के मोतिहारी में समापन। अब देखिए, प्रथम सूर्य वेदनम उत्सव 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के गोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। किसमें? गोतिहारी शहर में संपन्न हुआ, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति
मार्शल आर्ट सैन्य बैंड द्वारा सामूहिक प्रदर्शन तथा युद्ध प्रदर्शन आदि का प्रभावशाली प्रदर्शन किया है इसमें। तो आप देखिए इसको, है ना। अब देखिए अगला नोट, 7 मार्च 2025 को मोतीहारी में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में शानदार सैन्य प्रदर्शन और भारतीय सशस्त्र बलों के घातक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। जो भी घातक हथियार हैं उनकी क्या हुई, प्रदर्शनी लगाई गई। और इस उत्सव का आयोजन रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया था। पूर्वी चंपारण जिला के जो प्रशासन सहयोग है इसके माध्यम से किया गया था। इस आयोजन का उद्देश्य देश के सशस्त्र बलों को जनता के करीब लाना और युवाओं को भारतीय रक्षा बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना था। जो भी भारतीय युवा हैं इनको भारतीय रक्षा में शामिल होना, मतलब भारतीय रक्षा में बलों में शामिल होने के लिए इनको प्रेरित करना था। मतलब ये भी जो युवा है वो भारतीय रक्षा में शामिल हो, ऐसा उनको प्रेरित करना, इसलिए इसका ये आयोजन हुआ था। शौर्य वेदनम उत्सव उद्घाटन बिहार के राज्यपाल और मोहम्मद खान ने 7 मार्च 2025 को मोतीहारी में किया था। क्या किया था? मोतीहारी में। इसमें भारतीय वायुसेना की विशिष्ट आकाशगंगा स्काई डाइविंग टीम ने 8000 फीट की ऊंचाई से एक उच्च ऊंचाई वाले वायु विमान का प्रदर्शन किया था। किसका? वायु विमान का। कितने पर? 8000 फीट की ऊंचाई से। तथा नौसेना के विमान वाहक पनडुब्बियों और विध्वंसक और भारतीय वायुसेना के विमानों के मॉडल का एक स्तर प्रदर्शन भी किया गया। तो नौसेना के विमान वाहक पनडुब्बियां, विध्वंसक जो हथियार होते हैं वो भारतीय वायुसेना के विमान, तो इन मॉडल का एक स्तर प्रदर्शन भी किया गया था। मोतीहारी कहां पर है? देखिए ये नेपाल सीमा पर स्थित पूर्वी चंपारण जिले का एक मुख्यालय है। मोतीहारी क्या है? ये नेपाल सीमा पर स्थित जो भी पूर्वी चंपारण जिला है इसका एक मुख्यालय है। और मोतीहारी ऐतिहासिक महत्व रखता है। क्या रखता है? एक ऐतिहासिक महत्व इसका। आर्य और बैल का समाधान, गौर के धर्म तथा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। किसका? मोतीहारी का, जो आपके नेपाल से सीमा पर जुड़ा हुआ है। अब देखिए पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु प्रोजेक्ट लिफाजत शुरू किया। क्या किया? प्रोजेक्ट लिफाजत। तो ये हमारी अगली खबर है, अगला टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। देखिए पंजाब सरकार ने, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये महिलाओं से संबंधित है। देखिए पंजाब सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए, जो महिलाओं के साथ जो भी हिंसा तो गतिविधियां होती हैं तो उन्हें हिंसा से बचाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत का शुभारंभ किया। किसका? प्रोजेक्ट हिफाजत का। इसे थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा आप इसे ध्यान रखेंगे। और किसने किया? ये पंजाब सरकार ने। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री, कौन? सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने चंडीगढ़ में किया। कहां किया था? चंडीगढ़ में। अब देखिए इस प्रोजेक्ट के बारे में और देखते हैं। प्रोजेक्ट हिफाजत के बारे में, इस परियोजनाओं का उद्देश्य सरकारी विभागों से तत्काल सहायता प्रदान करके महिलाओं और बच्चों को हिंसा से बचाना। मतलब अगर महिला या बच्चों को अगर कोई हिंसात्मक गतिविधि उत्पन्न हो रही है तो सरकार के द्वारा, सरकारी विभागों के द्वारा इनको बचाने के लिए तत्पर सहयोग मिलेगा। इसके लिए समर्पित हेल्पलाइन नंबर 181 प्रदान करा गया है। मतलब अगर आपके साथ कोई हिंसात्मक गतिविधि होती है तो आप 181 नंबर पर डायल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जिस पर पीड़ित मदद के लिए फोन कर सकते हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं के कार्यस्थल, मतलब महिला जहां पर कार्य करती है या कोई जॉब करती है, तो इसका उद्देश्य महिलाओं के कार्यस्थल या किसी भी स्थान पर हिंसा या उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्ट करने के डर को दूर करना भी है। मतलब किसी भी स्थान पर महिला के साथ जो भी हिंसक गतिविधियां हैं उनको कम करने के लिए ये किया गया है। मतलब डर बनाना, डर पैदा करना इसके लिए। और डर क्या? ये तो बनाई गया इसके लिए है ना। 181 नंबर, अगर महिलाओं के साथ अगर कोई हिंसात्मक गतिविधि होती है या कोई पीड़ित है, कोई व्यक्ति या बच्चा या महिला, तो इस पर कॉल करें। सरकारी विभाग के माध्यम से तुरंत हेल्प की जाएगी, इसलिए बनाया गया है। तो ये भारत में आप देखेंगे हमारे पंजाब राज्य में ये लॉन्च हुआ है। भारत सरकार की योजना मिशन शक्ति,
भारत सरकार की योजना क्या है? मिशन शक्ति। मिशन शक्ति जो कि भारत सरकार की योजना, जिसका उद्देश्य भी महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक योजना है। अब आगे बात किसकी? मिशन शक्ति की। मिशन शक्ति ये किसकी है? भारत सरकार की। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है ये मिशन शक्ति। वर्तमान में से 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021 से 22, 25, 26 के दौरान क्रियान्वित किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए उद्देश्य हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को, हिंसा से प्रभावित संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल व्यापक देखभाल सहायता प्रदान करना इसका काम है। इसके साथ साथ मिशन वात्सल्य भी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विभाग की योजना है। कौन सी? मिशन वात्सल्य, यह भी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना है, जिसका उद्देश्य बच्चों का कल्याण, संरक्षण और रचनात्मक विकास सुनिश्चित करना इसका काम है। किसका? मिशन वात्सल्य। तो ये जो योजनाएं हैं, मिशन वात्सल्य हो गई आपकी, ये मिशन शक्ति हो गई, और आपकी ये कौन सी है? ये पंजाब सरकार के अंतर्राष्ट्रीय में आप शुरू की गई है महिला सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट लिफाजत। ये योजना आप थोड़ी याद रखेंगे, जो आपके यूपीएससी में पूछी जा सकती है। यूपीएससी का किसी भी एग्जाम में पूछा सकती है। अब देखिए अगली खबर है 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025। यह है, अब देखिए 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 7 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ, इसलिए खबरों में है। और विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन वैश्विक दक्षिण में सतत विकास और पर्यावरण पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है। कौन सा है? ये अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है, सतत विकास और पर्यावरण पर आयोजित है ये अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों हमारे सेशन को जरूर शेयर करें, वीडियो को अपने दोस्तों में भेजें, और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक भी करें, और नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाया करेगी। और इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप लोग नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन करेंगे, मोर में जाएंगे, फिर वहां पर जो भी टेलीग्राम का ऑप्शन होगा उसे आप ज्वाइन करेंगे, तो वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नोट में देखेंगे शिखर सम्मेलन विचार नेताओं, राष्ट्र और सरकार के प्रमुखों, विद्वानों, कारपोरेटर, युवा समूहों और नागरिक समाज को सतत विकास और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने और नवाचारों के लिए मंच प्रदान करता है। ये इस वर्ष गुयाना के प्रधानमंत्री ब्रिगेडियर मार्क फिलिप्स, ब्राजील की पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मरीना सिल्वा तथा पर्यावरण क्षेत्र का अन्य विशेषज्ञ शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। तो देखिए कौन कौन शामिल हुए? गुयाना के प्रधानमंत्री ब्रिगेडियर शामिल हुए, है ना, ब्रिगेडियर मार्क फिलिप्स। ब्राजील की पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मरीना सिल्वा शामिल हुई। पर्यावरण क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञ इसमें शामिल हुए इस शिखर सम्मेलन में, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। और देखिए सतत विकास से तात्पर्य भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग से है। तो किससे समझौता है? प्राकृतिक संसाधनों का हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। आगे देखेंगे हम सतत विकास शब्द की शुरुआत हमारा साझा भविष्य से हुई है। सतत विकास शब्द की शुरुआत हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट द्वारा की गई थी। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई थी। किसके द्वारा? विश्व आयोग द्वारा। और विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन आप देखिए कि ऊर्जा और दक्षता विभाग, जैसे हम टेरी बोलते हैं, ऊर्जा और दक्षता विभाग जैसे हम टेरी बोलते हैं, तो टेरी द्वारा किया गया था। इसका पहला शिखर सम्मेलन 2001 में किया गया था। अब देखिए आगे विषय सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी थी। ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान टेरी के बारे में आप देखेंगे, स्थापना 1974 में हुई थी। उद्देश्य ऊर्जा और अन्य संसाधनों के संरक्षण और कुशल उपयोग के माध्यम से एक न्यायसंगत और टिकाऊ भविष्य के लिए नीतियों और प्रथाओं को सक्षम करने के लिए परिवर्तन एजेंट के रूप में काम करना, इसलिए इसकी स्थापना हुई थी। अब हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खबर है जो मैं बता रहा था बैटरी वाली, ये रही। देखिए देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी
जिसका जो ये यूज है, जो लिथियम हमारी बैटरी में यूज होती है, लिथियम, अब देखिए लिथियम हमारी बैटरियों में यूज हो रही है, अन्य चीज़ों में यूज हो रही है, अभी कैसे प्राप्त किया जाता है। और आपको पता है कि हमारे लैपटॉप में, हमारे मोबाइल फोन में, इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं इनमें बैटरी यूज होती है। तो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये कहाँ पर सर्च किया गया है, आपके ये लोहूम कंपनी ने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी की शुरुआत की है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहां से, आपके देख लीजिए, आपको यहां से क्वेश्चन दिखेगा, चाहे किसी भी एग्जाम में दिखे, इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन दिखेगा। मुख्य बिंदु, यह रिफाइनरी 1000 मीट्रिक टन बैटरी ग्रेड लिथियम सालाना उत्पादन करेगी। कितना? 1000 मीट्रिक टन, बहुत हो गया 1000 मीट्रिक टन। वर्ष 2029 में इसकी क्षमता 20,000 टन हो जाएगी। कितनी? 20,000 टन हो जाएगी। ई वेस्ट से निकलने वाले ब्लैक मास को रिसाइकिल कर उनमें से लिथियम उत्सर्जित किया जाएगा। जो भी ई वेस्ट हैं, ई वेस्ट से जो भी ब्लैक मास है ना, ब्लैक मास है, उसको रिसाइकिल करके उससे लिथियम उत्सर्जित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कंपनी कैथोड एक्टिव मटेरियल, जिसे हम बोलते हैं CAM, कैथोड एक्टिव मटेरियल, इसको थोड़ा नाम याद रखिए, कैथोड एक्टिव मटेरियल, कैथोड एक्टिव मटेरियल के उत्पादन में अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रही है। क्या कर रही है? विस्तार कर रही है, जो बड़े पैमाने पर लिथियम आयन बैटरी उत्पादन के लिए आवश्यक घटक है। इसके लिए, बैटरी के लिए। अब देखिए, कंपनी वर्तमान में भारत में 90% से अधिक लिथियम को रिफाइनरी कर रही है। कितना? 90% से अधिक लिथियम को रिफाइनरी कर रही है। और लिथियम रिफाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लिथियम आयन बैटरियों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो आपको समझ में आ गई मेरी बात। आने वाले वर्षों में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी भंडारण की मांग तेजी से बढ़ने वाली है, जिससे लिथियम की जरूरत भी बढ़ेगी। तो अब बताइए, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या नहीं ये टॉपिक? और मैं गारंटी बता रहा हूं, गारंटी से, कि यहां से आपकी किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, देख लेना। भारत की लिथियम आपूर्ति का बड़ा हिस्सा चीन से आता है। कहां से आता है? चीन से आता है। और भारत के लिए एक रणनीतिक और आर्थिक चुनौती है ये। अब देखिए हमारे MCQ। अब हम इसमें आप देखेंगे कि जो हमने अभी पढ़ा है इस वीडियो में, इसमें इस लेक्चर में जो हमने टॉपिक पढ़े हैं, हमने कितने ध्यान से पढ़े हैं, और हम उनको सॉल्व कर पा रहे नहीं कर पा रहे, सॉल्व कर पा रहे नहीं कर पा रहे। देखिए, पहला इसमें MCQ है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक योगदानों को सम्मानित करना है। कौन से? आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक योगदान को सम्मानित करना, इसलिए बनाया जाता है ये। इसकी शुरुआत 1909 में अमेरिका से हुई। कहां से हुई थी? अमेरिका से हुई थी 1909 में। और 1977 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे मान्यता दी थी। 1977 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे मान्यता दी थी। और 2025 की थीम कार्रवाई में तेजी लाए। किसमें? कार्रवाई में तेजी लाए, ये थीम है 2025 की। तो हो सकता है आपको ये थीम पूछ ले, हो सकता है आपको ये थीम पूछ ले, जो महिलाओं के अधिकारों को सशक्त बनाने के लिए त्वरित है और प्रभावी कदम उठाने का संदेश देती है। और यह दिवस महिलाओं के संघर्ष, सफलता और समाज में अनेक योगदान का उत्सव है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आप देखिए कि चक्रवात अल्फ्रेड ने किस देश को प्रभावित किया? बताइए, चक्रवात अल्फ्रेड ने किस देश को प्रभावित किया? जो अभी हमने पहली खबर पढ़ी है। तो कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर चक्रवात अल्फ्रेड का खतरा है, जो पिछले 50 वर्षों में सबसे खतरनाक माना जा रहा है। मौसम विज्ञान ब्यूरो के अनुसार इस चक्रवात ने तटीय क्षेत्रों में खतरनाक लहरें उत्पन्न की हैं। क्या? खतरनाक लहरें उत्पन्न की हैं। और चक्रवातों को विभिन्न समुद्री क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे टाइफून, हरिकेन, टोर्नाडो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इनका निर्माण समुद्र का तापमान, अब जो चक्रवात जो बनते हैं ये अल्फ्रेड, तो इनका निर्माण समुद्र में जो तापमान है वो 27 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होना
चाहिए। उच्च नमी तेज हवाओं के संयोजन से होता है। चक्रवात की दिशा को कोरियोलिस बल द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब हमारा अगला है एमसीक्यू, देखिए। अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय में जस्टिस जयमाल्या बागली की नियुक्ति हुई है, वह इससे पहले किस उच्च न्यायालय के जस्टिस थे, बताइए। तो ये थे कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस जयमाल्या बागची को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की है। न्यायाधीश के रूप में क्या किया है, नियुक्ति की सिफारिश की है। यह निर्णय चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कोलेजियम ने सर्वसम्मति से लिया है। मतलब सभी लोगों, सभी जो इसमें जो कोलेजियम में शामिल है उनमें सभी लोगों की सहमति से यह निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि 2013 के बाद से कलकत्ता हाई कोर्ट से कोई न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं बने हैं। और सुप्रीम कोर्ट आप देखेंगे, है ना, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के तहत होती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके माध्यम से, कॉलेजियम प्रणाली के तहत होती है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश अपने 4 वरिष्ठतम जजों से परामर्श कर राष्ट्रपति को सिफारिश भेजते हैं। जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो अपने 4 जो जज होंगे उनसे परामर्श करेंगे। अगर वो सहमत होते हैं तो ये सिफारिश आगे राष्ट्रपति को भेज दी जाती है। यदि 5 में से 2 न्यायाधीश किसी नियुक्ति के खिलाफ होते हैं तो वह नाम राष्ट्रपति को नहीं भेजा जाता है। अब अगला एमसीक्यू देखिए। भारत का पहला एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित होगा, तो ये कहाँ पर है, सालोन। ठीक है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल संयंत्र हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी नालागढ़ क्षेत्र में स्थापित किया गया है। सोलन है ना, सोलन। तो इसमें किया गया है, यह परियोजना एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल का उत्पादन करेगी और इसमें 1400 करोड़ रुपए का निवेश होगा। कितने का, 1400 करोड़ का। संयंत्र में ग्रीन हाइड्रोजन जल के इलेक्ट्रोलिसिस, सौर पवन जल ऊर्जा के उपयोग से उत्पन्न होगा। 2025-26 तक 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उपलब्ध कराने के लिए लक्ष्य के तहत 2G इथेनॉल संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी वन योजना चल रही है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू देखिए कि अभी हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा सौर वेदनम उत्सव का आयोजन किया गया। वो कहां पर है, तो वो है जयपुर, राजस्थान में। अब देखिए, प्रथम सौर वेदनम उत्सव 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के गोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम, कैसा, 2 दिवसीय कार्यक्रम भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति, मार्शल आर्ट, सैन्य बैंड प्रदर्शन और युद्ध प्रदर्शनों का उत्सव था। इसे रक्षा मंत्रालय और पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन ने मिलकर आयोजित किया। तो ये लोग थे, है ना। इसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों को जनता के करीब लाना और युवाओं को रक्षा बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना था। युवाओं को किसमें, रक्षा बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम में वायुसेना की आकाशगंगा, स्काई डाइविंग टीम, नौसेना के मॉडल और घातक हथियारों की प्रदर्शनी भी प्रदर्शित की गई। तो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, महिलाओं की सुरक्षा हेतु प्रोजेक्ट हिफाजत योजना किस सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, बताइए। तो ये हमारा पंजाब, किसके द्वारा, पंजाब के द्वारा। अब देखिए, पंजाब सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की। कब की थी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को हिंसा से बचाना। क्या उद्देश्य इसका, महिलाओं और बच्चों को हिंसा से बचाना। इस परियोजना का उद्घाटन मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने किया और इसके तहत एक हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को हिंसा और उत्पीड़न की रिपोर्ट करने में डर को दूर करना है। मतलब वो बिना डरे रिपोर्ट कर सकती हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे, इसके साथ ही भारत सरकार की मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य योजनाएं महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है कि 24वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया, बताइए। तो यह किया गया आपका चेन्नई में। कहां पर, चेन्नई में।
24वां विश्व सतत शिखर सम्मेलन 7 मार्च 2025 को इसमें हुआ था नई दिल्ली में, है ना। ये गलत मिस्टेक हो गया, इसको हम थोड़ा सुधार करते हैं इसको। 1 मिनट रुकेंगे। तो आप लोगों ने सही से नहीं पढ़ा होगा, है ना, और सही से पढ़ा है तो इसका आंसर आप लोग नई दिल्ली दे रहे होंगे। तो ये आप लोगों के लिए परखने के लिए है ना। इसको ये ना माने कि सर से गलत हो गया, सर से गलत नहीं हुआ, हमने आप लोगों को परखा है। अब देखिए, ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ जिससे सतत विकास और जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक विचार विमर्श हुआ। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन में गुयाना के प्रधानमंत्री, ब्राजील की पर्यावरण मंत्री सहित अन्य विशेषज्ञों ने भाग लिया। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सतत विकास और जलवायु समाधान में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना था। क्या था? वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना था। इसका आयोजन ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी द्वारा किया गया था और यह सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी विषय पर आधारित था। अब हमारा अगला है एमसीक्यू, वो क्या है? लोहूम का यह विस्तार भारत को इस निर्भरता से मुक्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो आप इसे बताएं। इसमें जो हमारा आंसर इसमें दे रखा है नोएडा उत्तर प्रदेश, क्या ये बिल्कुल सही है? ऐसा तो नहीं कि पहले जैसे पहले जो क्वेश्चन हमने किया था वो जैसा गलत छपा हो। देखिए, तो ये हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हम कोई एक क्वेश्चन ऐसा दे भी देते हैं जिससे हम जान सके कि जो बच्चे हैं, जो सामने बैठे विद्यार्थी हैं, वो कितनी गंभीरता से पढ़ रहे हैं। अब देखिए लोहूम कंपनी ने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी शुरू की गई थी। कहां पर? नोएडा उत्तर प्रदेश में, जो सालाना 1000 मीट्रिक टन बैटरी ग्रेड लिथियम उत्पादन करेगी। 2029 तक इसकी क्षमता 20,000 टन तक बढ़ने की योजना है। तो 20,000 काफी हो गया ना। रिफाइनरी में ई वेस्ट और ब्लैक मास के रिसाइकिल कर लिथियम निकाला जाएगा। वेस्ट मास का रिसाइकिल करके लिथियम निकाला जाएगा। इसके अलावा कंपनी लिथियम आयन बैटरी के लिए कैथोड एक्टिव मटेरियल, जिसे हम बोलते हैं सीएम, का उत्पादन भी बढ़ा रही है। लिथियम रिफाइनिंग की अहमियत इलेक्ट्रिक वाहनों, किसमें? इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में बैटरियों के बढ़ते उपयोग के कारण बढ़ रही है और भारत में लिथियम की आपूर्ति एक महत्वपूर्ण चुनौती बन सकती है। तो हमने जो भी क्वेश्चन थे हमारे एमसीक्यू हमने कर लिए। तो अब हम देखते हैं वन लाइनर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम क्या है? कार्रवाई में तेजी लाएं। क्या है? कार्रवाई में तेजी लाएं। मतलब अब देखिए वन शॉट रिवीजन, मतलब एक बार रिवीजन, है ना। तो देखिए हम पहले तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, फिर एमसीक्यू करवा रहे हैं, फिर उसी को हम एक लाइन में आपको रिवीजन करवा रहे हैं। तो देखिए कितना हम आपके लिए कर रहे हैं। और आप लोग हमारे लिए अपनी वीडियो को, अपने संस्थान के लिए, मतलब अपने आप के लिए अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, इसको लाइक भी करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब देखिए, चीन सागर व प्रशांत महासागर में चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? टाइफून के नाम से। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य जजों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। वही रिवीजन हो रहा। तो आप कोई भी एग्जाम दीजिए, सब में उपयोगी है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल में संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? ये हिमाचल प्रदेश में। कहां होगा? हिमाचल प्रदेश में। सौर वैदनम उत्सव का उद्घाटन किसने किया? बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया था, ठीक है। भारत सरकार का मिशन शक्ति कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा किया गया या प्रसारित है? तो यह है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। 24वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी। ये है। अब देखिए, लिथियम का प्रतीक क्या है? Li। भाई यही तो होता है, लिथियम का प्रतीक Li यही तो होता है। अभी हाल ही में कौन विधि मंत्रालय की सचिव नियुक्त हुई है? वह अंजू राठी राणा। दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? 1961 में। अब इसमें देखिए, हमने आपकी सारी खबर कर दी और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और जो भी हमारा हुआ हमने सही पढ़ा, आप लोगों ने सही पढ़ा। और अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए। कोई कमेंट है, क्वेरी है, हमको भेजिए। और उसमें आप चाहते हैं कि इसमें कुछ और करना है तो हमको बताइए, बेझिझक बताइए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। नंदनी IAS के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो
तो दोस्तों आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।